डेटा पर एक नजर डालो। ये नीली रेखाएं 19वीं सदी का एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बता रही हैं, जो कि आप देख सकते हो कि 1940 के करीब काफी कम था, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको ये टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता दिखाई देगा और 2000 तक पहुंचते पहुंचते आपको तापमान का सडन राइज दिखाई देगा। 2020 से 2023 का देखो तो आपको तापमान पहले से बहुत ज्यादा दिखेगा। इनफैक्ट आप वो तापमान अभी फील भी कर पा रहे होगे। ये गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि नोवा ने तो पिछले साल के जून महीने को हॉटेस्ट जून ऑन रिकॉर्ड का दर्जा दिया था, जो 170 सालों में सबसे ज्यादा गर्म था। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये गर्मी जो कई साल पहले काफी कम थी, वो इन सालों में इतनी ज्यादा कैसे होने लगी है कि जिसे इंसान क्या कोई भी जीव ना झेल पाए, तो आपका जवाब होगा कि यार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पेड़ कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ये सब तो कारण है। लेकिन इस सब के अलावा इस भीषण गर्मी के और भी कुछ कारण हैं और इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस गर्मा गर्म वीडियो को। तो पहले बात करते हैं कई अलग अलग देशों के अलग अलग टेम्परेचर्स की। पिछले साल यानी 2024 में यूएस का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, वो था 40 डिग्री सेल्सियस, जो वहाँ पर आमतौर पर तो होता है। चाइना का था 10.23 डिग्री सेल्सियस, जापान 40 डिग्री सेल्सियस, मोरक्को 40 डिग्री सेल्सियस और इंडिया 44 डिग्री सेल्सियस। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि पिछले 10-15 सालों में इन देशों का टेम्परेचर इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता था, बल्कि कई सालों पहले तो ये काफी कम था, जून जुलाई के महीने में। इसका मतलब साफ था कि इन देशों का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसका पहला कारण है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। इमेजिन करो एक शहर है जहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, सड़कें हैं, सड़कों पर गाड़ियां हैं और उस शहर में कहीं पर एक छोटा सा हरा भरा पार्क भी है। आपको पता होगा कि गाड़ियां, बाइक या कोई भी व्हीकल CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है और घरों के अंदर यूज की जाने वाली हाउस होल्ड आइटम्स कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस रिलीज करती हैं। जब ये गैसेस कंटिन्यूस निकलती रहेंगी तो ये गैसेस उस शहर के ऊपर एक बाउंड्री यानी एक चादर बना देंगी और इस चादर में मेनली CO2 सबसे ज्यादा मौजूद है। अब क्या होगा, जब सूरज की गर्मी शहर के ऊपर पड़ेगी तो CO2 गैस सूरज की इस गर्मी को अपने अंदर ट्रैप कर लेंगे, यानी उस गर्मी को अपने अंदर रोक कर रखेंगे, जिससे सूरज से आने वाली गर्मी जिससे सरफेस से टकराकर वापस आसमान में जाना चाहिए था, वो गर्मी इसी शहर के इर्द गिर्द फंस कर रह जाएगी। ये सिलसिला चलता रहेगा, सूरज की गर्मी ट्रैप होती रहेगी और इस गर्मी से उस शहर का तापमान बढ़ता रहेगा। इसके साथ एक शहर में बनी कंक्रीट की बिल्डिंग्स, रोड्स या शीशे सब सूरज की गर्मी एब्जॉर्ब करते हैं। जब आईआर इमेज के जरिए एक शहर के रोड्स, बिल्डिंग्स या गाड़ियों को देखा गया तो इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा था। रेड का मतलब है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और ब्लू का मतलब टेम्परेचर काफी कम है और इन सबसे निकलने वाली गर्मी उसी एरिया में यानी उसी शहर में ट्रैप थी। यूएचआई 100 से ज्यादा देशों में होता है। उन देशों की सिटीज में यूएचआई की वजह से बहुत गर्मी रहती है, यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इंदौर, कोई भी सिटी ले लो, हर सिटी को यूएचआई झेलना ही पड़ता है। बट ऑन द अदर हैंड उस हरे भरे पार्क में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें ना ही कंक्रीट की बिल्डिंग्स है, ना ही रोड्स हैं और क्योंकि पेड़ सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करते हैं तो उनके पास यूएचआई ना के बराबर होता है। इसलिए आप देखोगे कि एक पार्क या फिर एक समुद्र का किनारा किसी शहर के अंदरूनी हिस्सों के मुकाबले काफी ठंडा होता है और आईआर इमेज में भी यही पता चला। It's not just the shade beneath which is a cooler blue, but the leaves themselves are a kind of in-between on that colour spectrum as they're absorbing some of the sun's energy but evaporating water, keeping them cool and the surrounding air. यूएचआई इफेक्ट के बाद आता है एल नीनो, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर तो मस्त बारिश होती है, लेकिन कुछ जगहों पर गर्मा गर्म हीट वेव्स और असहनीय गर्मी होती है। यह एशिया, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका, इनके बीच मौजूद है पैसिफिक ओशन और ये है इक्वेटर। आमतौर पर पैसिफिक के साउदर्न ईस्टर्न पार्ट यानी साउथ अमेरिका में एक हाई प्रेशर एरिया होता है। गर्म हवाएं काउंटर क्लॉकवाइज घूमकर ठंडे सी वाटर को साउथ से इक्वेटर की तरफ लेकर जाती हैं। इन हवाओं को कहते हैं ट्रेड विंड्स। ये ट्रेड विंड्स जो ईस्ट से आ रही थी वो अभी सी वाटर को वेस्ट की तरफ यानी एशिया की तरफ ले जाना शुरू करेंगी, जिससे वेस्ट का सी वाटर गर्म होना शुरू होता है और यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है, जिससे हवाएं ऊपर उठकर ठंडी होती हैं, जिससे बादल बनते हैं, कंडेंसेशन होता है और एशिया यानी हमारी इंडिया को भी बारिश मिलती है। लेकिन जब एल नीनो होता है तो साउथ अमेरिका से आने वाली ट्रेड विंड्स फीकी और कमजोर पड़ जाती हैं, जिससे गर्म हवा एशिया की तरफ पहुंचे नहीं पाती, जिससे वहां पर लो प्रेशर नहीं बन पाता, बादल बहुत कम बनते हैं और बारिश ना के बराबर होती है, जिससे हमें इंडिया में मानसून के समय में भी सूखा देखने को मिलता है और बिना बारिश के कड़क गर्मी झेलनी पड़ती है। इस सब के साथ एल नीनो के चलते वेस्ट की तरफ तापमान बढ़ना शुरू होता है, हीट वेव्स बनती हैं, जो नॉर्मल वेदर सिस्टम होना चाहिए था वो भी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। एल नीनो के बाद एक और विलन आता है, थार डेजर्ट, राजस्थान।
गर्मी के महीनों में राजस्थान और थार डेजर्ट का तापमान आराम से 50 के पार पहुंच जाता है और यहाँ पर चलने वाली गरम गरम हवाएं सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होती, बल्कि हर शहर ये गर्मी चखता है। थार डेजर्ट और राजस्थान में बनी ये हीट वेव्स ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ट्रेवल करते हुए यूपी, जयपुर, मध्य प्रदेश, दिल्ली इन जैसे शहरों तक पहुंचती है, जिससे राजस्थान जैसे गर्मी आपको घर बैठे महसूस होती है। इन इंटेंस हीट वेव्स को ही कहते हैं लू, जो स्पेशली मई से जून के महीने में फैलना शुरू होती है। और इस लू विंड में गर्म, सूखी और धूल भरी हवा के अलावा कुछ भी नहीं होता। अब तक मैंने आपको जो भी कारण बताए भीषण गर्मी के, वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, लेकिन अगला और आखिरी कारण प्राकृतिक नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स को जलाना, डिफोरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इन सब की वजह से धरती के वातावरण में CO2 गैस तेजी से बढ़ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि CO2 गैस सूरज के रेडिएशन अपने अंदर अब्सॉर्ब करती है, जिससे धरती धीरे धीरे गर्म हो रही है, इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इसलिए 2016 से ज्यादा गर्मी 2020 में हुई और 2020 से ज्यादा गर्मी 2023 में। 80s और 90s के बीच धरती का एवरेज टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। आने वाले सालों में 2.2, फिर 3, 4, 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता ही जाएगा। और जो ठंड अभी आपको 2 या 3 महीने तक महसूस होती है, वो ठंड शायद आपको 1 या 2 महीनों तक ही महसूस होगी। 1860s में जॉन टिंडल नाम के एक साइंटिस्ट ने ये सबसे पहले रियलाइज किया था कि कुछ गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म कर रही हैं। 1896 में सवांटे अरहेनियस ने कैलकुलेट किया कि कैसे CO2 लेवल धरती के सरफेस टेम्परेचर को बढ़ा सकती है। 1938 में कैलेंडर नाम के साइंटिस्ट ने टेम्परेचर डेटा के थ्रू ये बताया कि टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रहा है। इन सब के बाद जेम्स हैंसन नाम के क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने पहली बार सरकार को ग्लोबल वार्मिंग को लेकर अलर्ट किया और स्यूक्यूरू मनाबे नाम के साइंटिस्ट को क्लाइमेट मॉडलिंग और ग्लोबल वार्मिंग प्रिडिक्शन को लेकर नोबेल प्राइज भी मिला। इन सब कारणों से बढ़ता टेम्परेचर हमारी धरती तो झेल लेगी, लेकिन हम इंसान या फिर कोई भी जीव नहीं झेल पाएगा। लेकिन हो सकता है कि हम आने वाले सालों में CO2 एमिशन काफी कम कर लें। बाकी साइंटिस्ट हमेशा से ये बताते आए हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक प्रॉब्लम है, जिसको सॉल्व करना भी हमारे ऊपर है, क्योंकि कम से कम ये तो नेचुरल नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको पता चला कि ये गर्मी क्यों हो रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।